बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी चलते हैं बेटे अपने लेक्चर की तरफ। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमने अपना सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क शुरू किया हुआ था। उसकी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में मश्क की थी। तमाम मश्क की जो है इसके तमाम जुज़ मश्क के जो हैं वो हमने किताब पर हल किए थे और उसमें से मैंने जुज़ नंबर 6 जुमलों में इस्तेमाल, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल और उसके साथ मैंने सरगर्मी अलिफ और बे ये 2 काम आपको कापी पर लिखने को दिए थे। ठीक है, बाकी सारा मैंने सारी मश्क जो है वो किताब पर हल करवाई थी और आपको याद करने के लिए भी दी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। आज हम जो करेंगे, आज हम इस सबक की सलीस करेंगे। ठीक है, सलीस बेटे हो सकता है आप जमात शीशम में करके आए हों, जमात शीशम में आपने की भी होगी, अगर नहीं की पहली दफ़ा कर रहे हैं तो तब भी मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगी और बहुत आसान तरीके से आपको ये करवाऊंगी। हमारे पर्चा में जो सवालात आते हैं उनमें से एक सवाल होता है सलीस का। तो सबक ये सलीस क्या है, कैसे की जाती है, ये क्या इसके क्या क्या उसूल होते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम सलीस करेंगे। सलीस बेटे असल में जो सवाल बनता है, सबसे पहली चीज़ तो ये सलीस का जो सवाल बनता है वो हमारे जो होते हैं सबक, जो हमारे असबाक होते हैं, जो नसरी कहानियाँ होती हैं, उनमें से कोई ना कोई इबारत ली जाती है जिसको सलीस करना होता है हमने। ठीक है, अच्छा पहले बताऊंगी सलीस होता, इसीलिए हम ये सबक हमने इससे पहले नात पढ़ी थी, नात के बाद हमने जो अपना नसरी सबक वो पहला यही वाला पढ़ा है। ठीक है, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। तो इसमें से कोई एक इबारत लेकर मैं उसकी सलीस करना आपको बताऊंगी। इसीलिए सलीस अब करवाने जा रही हूँ क्योंकि ये पहला नसरी सबक हमने पढ़ा है। तो इसके साथ ही इस सबक के आखिर में मैं इसकी अब सलीस आपको करवाऊंगी ताकि आपको पता चले सलीस होती क्या है और आगे हर सबक में से जब भी हमें करनी पड़े तो आप आसानी से उसको कर सकें। ये चीज़ अब आगे आगे हर जमात में आपके साथ चलेगी और इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अभी जो सलीस जो उसका पहला स्टेप है वो हम इसमें करेंगे। सलीस होती क्या है, उसको किस तरह किया जाता है, सलीस कहते किसको हैं, उसको उसके करने के उसूल क्या होते हैं, वह सब कुछ आपको समझाऊंगी तफसील से। फिर उसके बाद हम इस सबक के उस पैराग्राफ पर आएंगे जिसकी हमने सलीस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं पहले इसकी तरफ, आपको समझाऊंगी सलीस कहते किसको हैं। ठीक है जी बेटे, जी तो यहाँ पर है हमारा, आज हम करने जा रहे हैं सलीस। सलीस असल में क्या है, सलीस लफ्ज़, सलीस किस लफ्ज़ से निकला है, सलासत। किस लफ्ज़ से है ये लफ्ज़, ये जो सलीस है ये किस लफ्ज़ से निकला है, सलासत से। ये लफ्ज़ सलासत से निकला है और सलासत का मायने है आसान। सलासत के मायने होते हैं, सलासत का मायने क्या है, आसान। यहाँ इसको कहा जाता है, आसान के अलावा इसे कहा जाता है सहल या आम फहम भी कहते हैं इसको। ठीक है, आम फहम मैंने कल भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपको पढ़ाते हुए गुज़िश्ता लेक्चर में, या कल या उससे पिछले दिन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसका मैंने आपको बाकायदा मायने भी बताया। आम फहम, फहम होता है समझ, आम फहम यानी आसानी से समझ में आ जाने वाला, सहल आसान, आम फहम ये मुतरादिफ़ात हैं यानी एक दूसरे के मुतरादिफ़ हैं, एक जैसा मायने रखने वाले अल्फाज हैं। तो सलीस किस लफ्ज़ से निकला है, सलासत से, और सलासत के मायने हैं आसान, सहल या आम फहम। यानी अब सलीस किसकी की जाती है, किसी भी इक्तबास की, इक्तबास। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा भी हुआ है लफ्ज़। अब आपने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना होगा। हमने करनी तो है सलीस, सलीस के तो अभी मैंने यहाँ पर बताया ये लफ्ज़ सलासत से निकला है और सलासत का मायने होता है आसान। ठीक है, अब हमें इतनी तो समझ आ गई, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आज हमने सलीस करनी है, यानी हमने आसान करना है, किसको आसान करना है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे सलीस किसकी की जाती है, इक्तबास की। सलीस हमेशा जो होती है किसी भी नसरी कहानी, यानी जो हमारे सबक हैं, जो नज़म नहीं है बल्कि नसर है, नसरी कहानियाँ जो होती हैं उनके किसी न किसी इक्तबास की उर्दू सलीस की जाती है। इक्तबास क्या होता है, इक्तबास का मायने होता है, इक्तबास कहा जाता है टुकड़ा को, टुकड़ा यानी किसी भी चीज़ का कोई छोटा सा टुकड़ा, या इसको कहते हैं इक्तबास का मायने होता है नसर पारा, नसर पारा
یا اس کو ہم عبارت بھی کہتے ہیں۔ عبارت کا لفظ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میں بہت استعمال کرتی ہوں عبارت کا۔ یہ اقتباس ایک مشکل لفظ ہے، لیکن ہمارے جو پرچہ جات ہوتے ہیں نا ان میں اکثر یہی لفظ استعمال ہوا ہوتا ہے، درج الاقتباس کی تشریح کرے یا سلیس کرے۔ تو اقتباس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، ٹکڑا کو کہا جاتا ہے اقتباس، یا نثر پارہ یا عبارت۔ یہ اصل میں انگلش کے کس لفظ کا معنی ہے؟ انگلش میں آپ نے ایک لفظ جو کہ آپ اگر آپ دیکھا جائے نا تو آپ اردو میں بھی بیٹا بولتے ہی وہی لفظ ہیں، لیکن نا مجھے اردو میں یہ انگلش کے الفاظ بولنا نہیں پسند۔ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں جو انگریزی کے الفاظ ہیں نا ان کا استعمال کم کروں، جب کہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں، کم از کم تب تو ہم انگریزی الفاظ جو ہے نا ان کا کم استعمال کریں۔ تو بے شک ہم اس کو پیراگراف بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی ہم پیراگراف لکھتے ہیں، لیکن یہ انگلش سے لیا گیا ہے۔ یہ جو انگریزی لفظ پیراگراف ہے نا، یعنی ایک پیراگراف، تو اس پیراگراف کو ہی اردو میں اقتباس کہا جاتا ہے۔ اقتباس کے آسان لفظ ہیں نثر پارہ، عبارت یا ٹکڑا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آئندہ آپ انہی الفاظ کا استعمال کریں، نہ کہ پیراگراف کا۔ پیراگراف کو انگلش تک ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کی اہمیت انگلش میں زیادہ ہے، اس لیے اس کو انگلش میں چھوڑیں، ہم نے اردو کے الفاظ پہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اردو کے الفاظ کو اہمیت دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ اردو جو ہے ایک اہم زبان ہے۔ تو اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیا تھا کہ آپ کو جلدی سمجھ آیا جائے گی، اور مجھے پتہ ہے 90% بچے ایسے ہیں جن کو اس پیراگراف پہ بہت جلدی سمجھ آئی ہے کہ اقتباس کس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ انگلش میں گھسے رہتے ہیں نا۔ ہم نے پیراگراف نہیں آئندہ بولنا، ہم نے عبارت، سب سے آسان لفظ ہے عبارت، لیکن عبارت کے ساتھ ساتھ اقتباس بھی بولا کرے، کیونکہ آگے جب کلاسز میں جائیں گے نا، آپ اگلی جماعتوں میں جائیں گے تو پھر آپ کو نا یہ اقتباس لفظ استعمال ہوگا، تاکہ آپ کو وہاں تک جانے تک یہ لفظ کا پتہ ہو کہ یہ کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ بتانے کا مقصد میرا کیا تھا اقتباس کا، کہ جب بیٹا پیپر میں آپ کو آتا ہے نا، آپ کے پرچہ پر سوال لکھا ہوتا ہے درج ذیل عبارت یا درج ذیل نثر پارہ یا دیے گئی اقتباس کو اردو سلیس کرے، ٹھیک ہے؟ تو اقتباس کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا عبارت یا پیراگراف، جس کو آپ بولتے ہیں۔ کوئی بھی ایک آپ کو پیراگراف دیا گیا ہوگا، ایک عبارت دی ہوگی، اس کو آپ نے سلیس کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے آسان لفظوں میں تبدیل کرتے ہوئے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں سلیس کیا ہوتا ہے۔ ایک ہمیں نثر پارہ دیا گیا ہوتا ہے، کسی بھی نثری کہانی میں سے کوئی بھی ایک عبارت اٹھا کر ہمیں دی گئی ہوتی ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس عبارت میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، یا تو ہمیں جو پرچہ دینے والا ہے جس نے ہمیں وہ عبارت دی ہے، یا تو اس نے ان الفاظ کو خط کشیدہ کیا ہوتا ہے جو اس کے اندر مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں مخصوص کر دیے گئے ہوتے ہیں اس عبارت میں الفاظ خط کشیدہ کر کے کہ ان کے معنی لکھیں، یا پھر کیا کیا گیا ہوتا ہے کہ ہم نے خود اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، ان کے معنی میں ان کو تبدیل کرتے ہوئے پھر ہم نے اس عبارت کو آسان کرتے ہوئے اس کی اردو سلیس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سلیس ہوتا ہے جو بھی ہمیں عبارت دی گئی ہے اس میں مشکل الفاظ جہاں پر بھی ہیں، کوئی محاورہ استعمال ہوا ہے، کوئی مشکل لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان کو آسان معنی میں تبدیل کرتے ہوئے اسی عبارت کو آسان لفظوں میں تبدیل کر کے آسان کر کے لکھنا، یہ ہوتا ہے سلیس، ٹھیک ہے؟ اب اس کے کچھ اصول، وہ اصول دیکھتے ہیں کیا ہے، سلیس کس طرح کی جاتی ہے، سلیس کرنے کے اصول کیا ہیں۔ جب ہمیں ایک عبارت دی جاتی ہے، وہ عبارت لکھی ہوتی ہے، جب ہم نے بیٹا سب سے پہلی چیز تو جو عبارت ہمیں دی ہوئی ہے نا سوالیہ پرچے پر، اس کو جب ہم نے جوابی کاپی پر کرنا ہے نا سلیس، تو ہم نے کس طرح کرنا ہے، یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جیسے اس میں آج میں لوں گی ہماری دیہاتی اور شہری زندگی کے فرق میں، یہ سب سے آخر پر آ جائیں، یہاں پر یہ جو جان سے شروع ہو رہا ہے نا، نانا جان، یہاں سے لے کر شہر کا رخ نہ کرے، یہ والی عبارت کی میں آج سلیس کرواؤں گی آپ کو۔ یہ عبارت جیسے سمجھے یہ پیپر پر لکھی ہوئی ہے، آپ کے پرچہ پر لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ اس کی سلیس کریں۔ جب آپ نے جوابی کاپی پر یہ اتارنا ہے نا پیراگراف، تو ہمارے پاس اتنا وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کسی جائزے میں نہ پرچے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم پوری عبارت کو لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، عبارت کی نا ہیڈنگ دے کر، اس کا پہلا اصول ہے عبارت کی ہیڈنگ دے کر ہم نے جو عبارت انہوں نے ہمیں دی ہے نا، جیسے یہاں پر تھی، یہاں پر دیکھتے ہوئے لکھ لیتے ہیں کیسے شروع ہو رہی، نانا جان، ہم ایسے لکھیں گے، نانا
जान, आगे राब्ते का निशान, ठीक है, और उसके आगे भई देहात का, भई देहात का। अब हम पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, पूरी इबारत नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह, ठीक है, ये करके फिर हम उसका आखिरी लिख देंगे। हमने कहा था कि हमारी इबारत ये शहर का रुख ना करे, तो आखिर में हम लिख देंगे शहर का रुख ना करे। ऐसे 2 सत्रों पर ना हम अपने इस इबारत का ये आगाज़ लिख कर 2-3 लफ्ज़ हम इस तरह नुक्ते लगा देंगे और फिर हम उसके आखिरी 2-3 लफ्ज़ लिख देंगे, ठीक है, 2-3 जो हैं अल्फाज वो लिख देंगे। हम पूरी इबारत नहीं लिखेंगे। सबसे पहले जब हमने जवाबी कापी पर करना है ना, तो हमने उस इबारत को मुकम्मल लिखने नहीं बैठना, बल्कि हमने इबारत की इस तरह हेडिंग देकर हमने उस इबारत के शुरू के 2-3 लफ्ज़ लिख देने, फिर हमने नुक्ते लगा कर आखिरी 2-3 अल्फाज लिख देने, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला काम होगा, इसके उसूल क्या होगा, हवाला सबक। हवाला सबक में क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में आपको चले दिखाती जाती हूँ। जो आपने अपनी कापी पर करना ना, वो बेटे ये काम नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आपने अपनी कापी पर ये इस तरह करना है जो मैंने यहाँ पर किया है। उर्दू अलिफ़ का ये काम है, ये उर्दू बे का काम नहीं है। उर्दू अलिफ़ की कापी आप तैयार करेंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, दिन लिखेंगे, उन्वान देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, ज़ेली उन्वान सलीस। अब आगे आप क्या लिखेंगे, दर्ज झेल इबारत की सलीस करें, दर्ज झेल इबारत की सलीस करें। अब मैंने यहाँ पर पूरी इबारत क्यों लिखी, आपको लेक्चर देना था और उसमें लफ्ज़ ख़त कशीदा करने थे, मैंने इसलिए पूरी इबारत लिखी है, ठीक है। आप भी चाहें तो बेटे ये पूरी लिख सकते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन वो उसूल जो मैंने आपको बताया है वो पेपर के लिए है। आप जब पर्चा हल करने बैठे तो वहाँ पर वक्त की कमी के बायस आप क्या करेंगे, आप पूरी इबारत नहीं लिखेंगे, आप इस इबारत के शुरू के 2-3 अल्फाज लिख कर नुक्ते लगाएंगे, दूसरी लाइन पर आप उसके आखिरी अल्फाज लिख देंगे, बस, ठीक है। ये इबारत मैंने पूरी यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर मैंने आपको इसी इबारत में अगर आप देख रहे हो तो मैंने अल्फाज ख़त कशीदा कर दिए हुए हैं, लेकिन हो भी सकता है कि पर्चा में आपको ना ख़त कशीदा किए हों, तब आप पर सिर्फ आपके हाथ में हो, आपको ये पूरा इख्तियार हो कि आप अपनी मर्ज़ी से मुश्किल अल्फाज इसमें से ले सकते हैं। लेकिन इसका उसूल है कि इसमें हमने इबारत में से मुश्किल अल्फाज के मायने तो लाजमी लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया इबारत लिखना, ये इसका उसूल। उसके बाद हवाला सबक की हम हेडिंग देंगे। हवाला सबक में क्या लिखा जाता है, सबक का नाम। यहाँ पर उसूल में लिखा हुआ है ना हवाला सबक। हवाला सबक क्या है, सबक का नाम हमने लिखना है। सबक का नाम, ये बेटा आपको लाजमी हर सबक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको लिख सकेंगे। यहाँ पर तो हम देख कर रहे हैं ना, तो पर्चा में जब आएगा तो आपको ज़ुबानी लिखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप किसी भी सबक की पढ़ाई करते हैं तो उसमें ख़ुद को गुम करके किया करें, उसका नाम जो है वो लाजमी ज़हन नशी किया करें, ठीक है। अच्छा, जब हमने हवाला सबक की हेडिंग देनी तो उसमें हमने क्या लिखना है, सबक का नाम। सबक का नाम वावैन में लिखेंगे, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, ये इसका उसूल हो गया। उससे अगला उसूल क्या है सलीस का, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखना या ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे मुश्किल अल्फाज के मायने, या ये इसका मतलब होता है या ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। अच्छा, ख़त कशीदा, मुश्किल की तो आपको समझ आ गई। ख़त कशीदा का मतलब क्या होता है पता होगा आपको पहले भी, लेकिन फिर आपको बताती चलूँ। ख़त कशीदा आपने सुना भी होगा, ये लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती भी हूँ, ठीक है। ख़त कशीदा का मायने बेटे असल में क्या होता है, ख़त होता है, ख़त कशीदा का मतलब है लकीर खींचना। कशीदा क्या है, खींचा हुआ, खींचा हुआ। कशीदा क्या है, खींचा गया, खींचना, ठीक है। ख़त क्या होता है, लकीर। तो ख़त कशीदा ये एक मुरक्कब है, 2 अल्फाज का मजमुआ है। ख़त और कशीदा 2 अलग अल्फाज हैं जिनको मिलाकर मुरक्कब बनाया गया 2 अल्फाज का मजमुआ है ख़त कशीदा। ख़त कशीदा का मायने है लकीर खींचना, ठीक है, लकीर खींचना, लकीर लगाना। तो ख़त कशीदा का मायने क्या है, जो
ये देखें, ख़त कशीदा का मायने है लकीर खींचना, यानी वो अल्फाज जिनके नीचे लकीर खींची गई है या जिनके ऊपर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नीचे खींची जाए, इसमें अक्सर आपने अपने पर्चा में देखा भी होगा कि ऊपर भी होती है नीचे की बजाय। तो ख़त कशीदा का मायने है लकीर खींचना, वो ऊपर भी हो सकती है लफ्ज़ के, वो नीचे भी हो सकती है। यहाँ मैंने नीचे लगाई है। तो यहाँ पर अब हम कौन से अल्फाज लिखेंगे? ख़त कशीदा अल्फाज के मायने यानी जिनके नीचे लकीर खींची हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर मैंने ये वही इबारत लिखी हुई है और उसमें मैंने किन अल्फाज के नीचे लकीर खींची है। पहले इबारत पढ़ लेते हैं। नाना जान, आगे ये राब्ते का निशान है। राब्ते का निशान कब लगाया जाता है कि देखिए, राब्ते से पहले नाना जान, अब नाना जान के बाद राब्ते का मतलब है कि ये जितनी भी ये इबारत है ये नाना जान की कही हुई बात है। ये नाना जान अब जो कहने लगे वो आगे शुरू होने लगा। राब्ते का मतलब ये है, ठीक है। राब्ते के निशान के बाद क्या लिखा हुआ है? भाई, देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना। देहात के अपने फ़ायदे और शहरों के अपने। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे। इसमें अब देखें मैंने किन किन अल्फाज को ख़त कशीदा किया है। रहन सहन, रहन सहन के बाद है तरक्की, तीसरा है मुहैया, चौथा है कारखाने, पाँचवा है रुख, ठीक है। अब ये 5 अल्फाज जो मैंने ख़त कशीदा किए थे, यहाँ पर मैंने यह हेडिंग देकर मुश्किल अल्फाज के मायने या ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, तो उसके नीचे मैंने नंबर लिख कर 1 2 3 4 5 मैंने वो 5 जो लफ्ज़ हैं वो सारे लिख लिए। 2 खाने बना लिए, इस तरफ अल्फाज है मेरे और उधर मायने है सामने। पहला लफ्ज़ था रहन सहन। रहन सहन का मायने क्या होता है? रहने के तरीके या ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीके या ज़िंदगी गुजारने का ढंग। तर्ज कहते हैं तरीके को, ठीक है। तौर तरीका, ढंग, तर्ज ज़िंदगी, ये थोड़ा मुश्किल था इसलिए आगे एक आसान लिखा हुआ। रहन सहन किसको कहते हैं? रोज़ाना ज़िंदगी गुजारने का तरीका या ज़िंदगी गुजारने का तौर या ज़िंदगी गुजारने का ढंग। आगे तरक्की। तरक्की का मायने बुलंदी, उरूज, इजाफा, बढ़ना या आगे बढ़ना, ठीक है। मुहैया करना का मायने क्या होता है? पहुँचाना, हाजिर करना या मौजूद करना। कारखाने। अब कारखाने में अगर आप देखें ना बेटे, इधर बताती हूँ इस सफ़े पर, कारखाने, ये अलग लफ्ज़ है, ये अलग लफ्ज़ है, ठीक है। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, यानी एक मुरक्कब है। कारखाने 2 अल्फाज का मजमुआ है, एक मुरक्कब है ये, ठीक है, जिसमें हमने 2 अल्फाज को मिला दिया, ठीक। ये दोनों अल्फाज अलग अलग हैं जो कि मिलकर एक लफ्ज़ मुरक्कब एक बन गया है, कार और खाने। कार का मायने होता है काम, खाने का मायने होता है जगह, ठीक है। तो इस पूरे मुरक्कब का मायने क्या हुआ है? काम करने की जगह। कारखाने का मायने क्या है? काम करने की जगह, ठीक है। ये 2 अलग अल्फाज का एक मजमुआ है, ये मुरक्कब है कारखाने। उसके बाद है रुख। रुख का मायने होता है जानिब, तरफ, ठीक है। असल में ये जो लफ्ज़ रुख है ना बेटे, इसका मायने क्या होता है? असल में रुख का मायने होता है चेहरा, जैसे हमारी ये जो शक्ल है चेहरा है, ठीक है। रुख का मायने होता है चेहरा या मोहरा। हम कहते हैं ना उसका उस मोहरे पर रखो, या ये मोहरा कोना, ठीक है। या मोहरा होता है या चेहरा। चेहरा इसका मायने होता है, लेकिन जुमले की मुनासबत से देखते हुए इसके मायने लिखे जाते हैं। ये जो है ना, इसका असल मायने होता है चेहरा या रुख, ठीक, चेहरा या मोहरा इसका असल मायने होता है रुख का, ठीक है। लेकिन जो इसके मुतरादिफात है ना, यानी इसके जो दूसरे ऐसे अल्फाज जो इसी का जैसा मायने रखते हैं, तो जब हम जुमले की मुनासबत से, यहाँ पर हम ये तो नहीं ना लिख सकते गाँव छोड़कर शहर का चेहरा ना करें, जुमले के हिसाब से तो यहाँ पर चेहरा नहीं आएगा, तो फिर हम उसके मुतरादिफात में से कोई इस्तेमाल करेंगे। मुतरादिफात यानी बाकी सारे ऐसे अल्फाज जो इसी का मायने रखने वाले हों लेकिन हों मुख्तलिफ, ठीक है। तो इसके मुतरादिफात कौन से? जानिब, तरफ, उसके अलावा है मुँह। मुँह भी इसी में ही आता है, चेहरा, मोहरा, मुँह, जानिब, तरफ, ठीक है। ये सारे मुतरादिफात है। तो रुख का मायने यहाँ पर क्या आएगा? जानिब या
तरफ। ठीक है, ये हो गए मुश्किल अल्फाज के मायने। पहला इसका उसूल था इबारत लिखना। अगर पर्चा में लिखना है आपने इबारत तो किस तरह लिखनी है, उसके आगाज़ के अल्फाज लिख के नुक्ते लगा देंगे और आखिरी लिख देंगे उसके अल्फाज। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसूल था हवाला सबक, जिसमें कि हम सबक का नाम वावैन में लिखेंगे। तीसरा था हमारा उसूल मुश्किल अल्फाज के मायने या ख़त कशीदा जो अल्फाज हैं उनके मायने जो हमने लिखने हैं वो हमने किस तरह लिखने हैं। ठीक है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा उसूल क्या है, इबारत में जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उनके मायने तब्दील करते हुए मुकम्मल इबारत को आसान अल्फाज में लिखना। अच्छा बेटे, अब जो इबारत में मुश्किल अल्फाज आए हैं या तो वो मुश्किल अल्फाज होते हैं या मुहावरों का इस्तेमाल किया हुआ होता है। ठीक है, तो अक्सर होता है कि इन्होंने तराकीब का इस्तेमाल किया या मुहावरे कौन से होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा, जैसे हम पीछे पढ़ कर आए हैं कहले ज़ुबान की जो ज़ुबान है जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, आम ज़ुबान जो हम बोलते हैं वो हमारी क्या है, रोज़मर्रा। ठीक है, तो जो रोज़मर्रा से हट कर हो यानी अपने असल मायने में ना हो उसको कहा जाता है मुहावरे। तो अक्सर मुश्किल अल्फाज वही होते हैं या तो मुहावरों का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कहीं मुहावरों का इस्तेमाल है या कोई मुश्किल अल्फाज आ गए हैं तो हमारा अगला उसूल क्या है कि जहाँ भी कोई अगर उस इबारत में कोई मुहावरे हैं, कोई तरकीब का इस्तेमाल किया है या कोई मुश्किल अल्फाज आ गए हैं तो उनको हमने आसान लफ्ज़ों में तब्दील करना है। ठीक है, हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ना जो है मुश्किल अल्फाज के मायने पर गिरफ्त होनी चाहिए। ठीक है, हमें कम से कम जो है आम बोलचाल में जितने भी अल्फाज जो हमें मुश्किल लग रहे हैं कम से कम हमें इतनी उन पर गिरफ्त होनी चाहिए कि हमें उनके आसान मायने पता हों। ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे ख़्याल में आपका मुतालिया जो है ना इसकी आदत आपको बढ़ानी चाहिए या आपको लुग़त ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करनी चाहिए। अगर आपको कोई लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा तो आप लुग़त लाजमी बेटा देखा करें ताकि आपको अल्फाज के मायने जो है ना उन पर गिरफ्त हो जाए, आपको अल्फाज के मायने जो है वो पता लगने लगे। तो अब सलीस के लिए ये बहुत अहम है ये वाला इसका उसूल कि हमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान मायने में किस तरह तब्दील करना है, ये हुनर हमें आना चाहिए। ठीक है, मुश्किल अल्फाज को आसान में बदलने के लिए या रवाज़ ज़ुबान में उनको लिखने के लिए या आसान आम फ़हम में उनको तब्दील करने में हमारी उस पर पूरी गिरफ्त हो। ठीक है, तो ये उसूल क्या है कि जो हम मुश्किल अल्फाज को आसान में तब्दील करते हुए हमें किस तरह लिखना है, अगला असूल है कि हम उनको तब्दील करते हुए अपनी इबारत में लिखेंगे। उसके बाद एक अहम असूल ये है कि जब भी हम सलीस करेंगे ना तो जो इबारत हमें दी गई है ना उसी इबारत को हम आसान करके या आसान लफ्ज़ों में या सहल करके या आम फ़हम अल्फाज में तब्दील करते हुए या रवां ज़ुबान में तब्दील करते हुए लिखेंगे उसी इबारत को। ये लाजमी है कि जो इबारत दी गई है, जैसे यहाँ पर जो इबारत दी गई है हमने इसी को आसान करके आसान लफ्ज़ों में तब्दील करके लिखना है। बात यही होनी चाहिए, इस बात से या इस इबारत से हम नहीं हटेंगे, ये इसकी शर्त है, लाजमी उसूल है इसका। ठीक है, अक्सर ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो इबारत हमें दी हुई है उसकी सलीस करते वक्त उसी सबक की जो बातें याद आ रही हैं वो सलीस करते हुए उन्होंने जो इबारत लिखी है, जो आसान करते हुए जो एक पैराग्राफ लिखा उसमें वो क्या करते हैं कि इस सबक की जो बातें याद आई वो सारी लिख गए। नहीं बेटे, जो इबारत हमें दी गई है इसका उसूल है कि हमने उसी इबारत पर रहते हुए सलीस करनी है, हमने उस इबारत से नहीं हटना, उस इबारत में की गई बातों से बिल्कुल नहीं हटना, वही बातों को आसान लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, ये हो गए इसके उसूल। पहले मैंने बताया सलीस किसे कहते हैं, इक़्तिबास क्या होता है और सलीस करने के उसूल क्या हैं। अब हम देखते हैं जो मैंने सलीस यहाँ पर लिखी हुई है, ये इबारत मैंने आपको दिखा दी, साथ साथ मैंने आपको बता दिया हवाला सबक जो इसका उसूल था उसमें क्या करते हैं, सबक का नाम लिखते हैं, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने उसी इबारत की सलीस की हुई है। ठीक है, देखते हैं कैसे मैंने किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नाना जान, आगे राब्ते का निशान लगा दिया। राब्ते का निशान का मतलब क्या है कि नाना जान बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने तब्दील करके क्या लिख दिया, नाना जान ने कहा या नाना जान कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं या नाना जान ने कहा, क्योंकि आगे उनकी कही हुई बात ही हमने लिख रही है ना, तो उसको आसान में बदलते हुए कैसे करेंगे, नाना जान ने कहा, आगे वही निशान लगाएंगे। अब आगे हम इसको लिखेंगे, ये जो यहाँ पर लफ्ज़ भाई इस्तेमाल हुआ है ना, इसका मायने क्या है। भाई जो है ना वो लफ्ज़ भाई का मुखफ़फ़ है, मुखफ़फ़ होता है मुख्तसर, इख्तिसार। ठीक है, जो लफ्ज़ भाई हम इस्तेमाल करते हैं ना ये अक्सर हम, एक तो रिश्ता होता है हमारा बहन भाई वाला, ये वो भाई नहीं। यहाँ पर भाई जो लिखा गया, यहाँ पर भाई जब हम अपने पास बैठे, अपने साथ बैठे हुए किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने बराबर बैठे शख्स के साथ गुफ्तगू करने के लिए हम अक्सर ये अंदाज़ जो है इख्तियार करते हैं, हम अक्सर ये बोलते हैं आपस में
लड़कियां भी जैसे भाई मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये भाई का मतलब है आपस में दो लोग बराबर बैठे हुए वाले के साथ गुफ्तगू करने के लिए हम ये जो बोलने का अंदाज़ अक्सर इख्तियार करते हैं उसमें ये बोला जाता है भई या भाई। भई जो है वो इस लफ्ज़ भाई का मुख्तसर यानी उसका मुखफ़फ़ है, उसका इख्तिसार है, उसको छोटा करके लिखा गया है, ठीक है। नाना जान ने कहा भाई, यहाँ पर अब क्या बात हो रही थी, देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना। तो इस जुमले को मैंने किस तरह तब्दील किया, यहाँ पर तो हमने मायने तब्दील करते हुए लिखना है, लेकिन बाकी जो पूरी सतर है उसको हम आसान करते हुए किस तरह लिखेंगे। भाई गांव में ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है और शहरों का अपना है, या यहाँ पर लिखेंगे गाँव में ज़िंदगी गुजारने का अपना तरीका है और शहरों का अपना है। उसके बाद है देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने। तो उसको मैंने किस तरह लिखा है, देहात में भी बहुत फ़ायदे हैं और शहरों में भी। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। तरक्की को आसान लफ्ज़ में बदलते हुए इस पूरे जुमले को हम किस तरह आसान करके लिखेंगे, गांव और शहर दोनों आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क बुलंदी पर जाएगा, ठीक है। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे। इसको किस तरह हमने आसान करके इसकी सलीस कैसे की, हुकूमत अगर गांव में पढ़ने लिखने, तालीम को हमने पढ़ने लिखने में बदल दिया, और सेहत की बेहतर सहूलतें पहुंचा दे, मुहैया का मायने क्या है, पहुंचा दे, और वहाँ काम करने की जगहें बना दे। कारखाने मतलब काम करने की जगह, काम करने की जगहें बना दे तो कोई भी गांव छोड़कर शहर की तरफ ना आए, ठीक है, ना आए। हाँ जी, यहाँ पर गा ना भी लिखे तो तब भी जुमला ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने वही बात है, इसमें भी वही बात है, इसमें भी, लेकिन उसको मैंने सादा लफ्ज़ों में बदलते हुए, उसको आसान करते हुए, इसको आम फेम अल्फाज में लिखा है। बात वही है, ठीक है। और उससे जितनी वो इबारत थी उतनी ही रही है, ये उससे ज़्यादा नहीं हुई, देख लें, ठीक है। तो सलीस का मतलब क्या होता है, जो हमें इबारत दी गई है, जो इक़्तिबास हमें दिया गया है, उसको उसमें जितने भी ख़त कशीदा या जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान लफ्ज़ों में तब्दील करते हुए उस इबारत को सादा करके लिखा जाए, उसको कहा जाता है सलीस। सलीस होता है दी गई इबारत को सादा करके या आसान बनाकर लिखना, ठीक है। उसमें उसूल होते हैं कि इबारत पहले लिखनी है, फिर हवाला सबक में सबक का नाम लिखना है, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं, और आखिर में हमने जो है वो सलीस करनी है। और सलीस जब हमने करनी है तो दी गई इबारत को आसान लफ्ज़ों में तब्दील करते हुए उसी बात को लिखना है, उसी बात पर रहते हुए हमने वही बात सलीस में करनी है, ना कि उससे हटना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें मैंने क्या उसूल लिखा है, सलीस करते हुए उसी इबारत को ही लिखना, ना कि उस सबक की किसी दूसरी इबारत को लिखना। तो इसका एक लाजमी जो उसूल है वो ये भी है कि हमने जब सलीस करनी है तो उसी इबारत पर ही रहना है, उसी इबारत में की गई जो बातें उन्हीं को लिखना है, ना कि उस सबक की कोई और बातें, ठीक है। उस सबक की कोई दूसरी बातें या इस इबारत से हटकर हमने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये जो है ये इसी तरह आप इसी पैराग्राफ की सलीस अपनी उर्दू अलिफ की कापी पर इसी तरह करेंगे जैसे मैंने करवाई है, ठीक है। और इसको आप जो है ज़हन नशी करते हुए ये सलीस करेंगे। याद करने वाली तो बेटे चीज़ नहीं है, ये समझ के करने वाली, तो समझते हुए इसको करेंगे, ठीक है। इसी इबारत को लिखेंगे और इसी तरह इसकी सलीस अपनी कापी पर आज करेंगे, ठीक है। ये जो सारा कुछ मैंने किया था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको आपने अपनी कापी पर नहीं लिखना है, इसको सिर्फ ज़हन नशी करना है, ठीक है बेटे।